सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए इसका बाजार भी अस्तित्व में नहीं था। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक्सपी टैबलेट पीसी संस्करण प्रोडक्ट को 2002 में और नोकिया ने 2005 में अपना इंटरनेट टैबलेट जारी किया, लेकिन उन्हें उपयोग करना किसी दर्द से कम नहीं था। तब एप्पल ने आईपैड जारी किया। डिजाइन सुधारों को मापना मुश्किल होता है, लेकिन ऐसा लगता है कि एप्पल कम से कम इस परिणाम को बेहतरीन तरीके से पेश कर पाया और टैबलेट अनुपयोगी से उपयोगी हो गया। दूसरा, नेटवर्क प्रभाव। नेटवर्क इफेक्ट उत्पाद को अधिक उपयोगी बनाते हैं क्योंकि अधिक लोग इसका उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपके सभी मित्र फेसबुक पर हैं, तो आपके लिए फेसबुक में शामिल होने के लिए समझ में आता है। अलग सोशल नेटवर्क चुनने से आप अकेले ही रह जाते हैं। नेटवर्क इफेक्ट शक्तिशाली भी हो सकते हैं जब तक नेटवर्क आवश्यक रूप से बड़ा नहीं हो और आपका उत्पाद अपने पहले उपयोगकर्ताओं के लिए मूल्यवान न हो। उदाहरण के लिए, 1960 में जेनेडू नामक एक क्विकसॉर्टी कंपनी ने सभी कंप्यूटरों के बीच एक दो तरफा संचार नेटवर्क बनाया। वर्ल्ड वाइड वेब का प्रारंभिक सिंक्रोनिक संस्करण 3 दशकों से अधिक व्यर्थ प्रयासों के बाद जेनेडू सामान्य रूप से बदल गया, जैसे वेब आम हो गया था। उनकी तकनीक शायद एक पैमाने पर काम करेगी, लेकिन यह केवल उसी पैमाने पर काम कर सकती थी। इसके लिए हर कंप्यूटर को एक ही समय में नेटवर्क में जोड़ने की आवश्यकता होती थी और यह कभी नहीं होने वाला था। विरोधाभासी रूप में, नेटवर्क प्रभाव व्यवसायों को विशेष रूप से छोटे बाजारों से शुरू होना चाहिए, जैसे फेसबुक ने हार्वर्ड के छात्रों के साथ शुरुआत की। मार्क जुकरबर्ग का पहला उत्पाद पृथ्वी के सभी लोगों को जोड़ने के लिए नहीं था, बल्कि अपने सभी सहपाठियों को साइन अप करने के लिए डिजाइन किया गया था। यही कारण है कि एमबीए द्वारा सफल नेटवर्क व्यवसायों को शायद ही कभी शुरू किया जाता है। प्रारंभिक बाजार इतने छोटे होते हैं कि वे अक्सर व्यावसायिक अवसर भी नहीं दिखते हैं। तीसरा, स्केल की अर्थव्यवस्थाएं। मोनोपोली व्यवसाय तब मजबूत होता है जब यह बड़ा होता है। कभी कभी उत्पाद बनाने की निश्चित लागत बिक्री से अधिक भी हो सकती है। सॉफ्टवेयर स्टार्टअप विशेष रूप से अर्थव्यवस्थाओं का आनंद ले सकते हैं क्योंकि उत्पाद की दूसरी कॉपी बनाने की सीधी लागत शून्य होती है। कई व्यवसाय बड़े पैमाने पर बढ़ने के साथ सीमित फायदे प्राप्त करते हैं। विशेष रूप से सेवा व्यवसाय में मोनोपोली बनाना मुश्किल है। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास योग स्टूडियो है, तब आप केवल कुछ निश्चित ग्राहकों की सेवा करने में सक्षम होंगे। आप अधिक प्रशिक्षकों को नौकरी पर रख सकते हैं और अधिक स्थानों पर विस्तार कर सकते हैं, लेकिन इससे आपके मार्जिन काफी कम हो जाएंगे और आप कभी भी उस बिंदु तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां प्रभावशाली लोगों का एक कोर समूह है लाखों अलग अलग ग्राहकों की सेवा कर सकता है। यह काम करने में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर सक्षम है। एक अच्छे स्टार्टअप में अपने पहले ही डिजाइन में बड़े पैमाने पर निर्मित होने की क्षमता होनी चाहिए। ट्विटर पर पहले से ही 250 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ता हैं। हालांकि अधिक हासिल करने के लिए इसे बहुत अधिक फीचर जोड़ने की आवश्यकता नहीं है और इसमें कोई कारण नहीं दिखता है कि इसे बढ़ना बंद कर देना चाहिए। चौथा, ब्रांडिंग। परिभाषा के अनुसार एक कंपनी का अपने ब्रांड पर मोनोपोली होता है, इसलिए एक मजबूत ब्रांड बनाना मोनोपोली का दावा करने का एक शक्तिशाली तरीका है। आज का सबसे मजबूत तकनीकी ब्रांड है एप्पल। आईफोन और मैकबुक जैसे उत्पादों की आकर्षक दिखने और ध्यान से चुनी गई सामग्री, एप्पल स्टोर का चिकना डिजाइन और उपभोक्ता अनुभव पर करीबी नियंत्रण, सर्वव्यापी विज्ञापन अभियान, प्रीमियम निर्माता के रूप में मूल्य निर्धारण और स्टीव जॉब का व्यक्तिगत करिश्मा सभी एक धारणा में योगदान देते हैं कि एप्पल अपने उत्पादों की उत्कृष्ट श्रेणी बनाने के लिए इतना अच्छा योगदान देता है। कई ने एप्पल की सफलता से सीखने की कोशिश की है। भुगतान विज्ञापन, ब्रांडेड स्टोर्स, शानदार सामग्री, उच्च कीमतें और यहां तक कि न्यूनतम डिजाइन की भी नकल। लेकिन सतह को चमकाने के लिए ये तकनीक
मजबूत आंतरिक इच्छा के बिना काम नहीं करती है। एप्पल में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में स्वामित्व वाली प्रौद्योगिकियों का एक जटिल योग है। यह उन सामग्रियों को उचित पैमाने पर निर्माण करता है जिससे इसके खरीदारों के लिए मूल्य निम्न हो जाता है और या अपने मजबूत नेटवर्क प्रभाव का आनंद लेता है। हजारों डेवलपर्स एप्पल उपकरणों के लिए सॉफ्टवेयर बनाते हैं क्योंकि इसके सैकड़ों लाख उपयोगकर्ता हैं और वे उपयोगकर्ता हर समय नए ऐप्स की खोज करते रहते हैं। ये अन्य मोनोपोली लाभ एप्पल के स्पार्कलिंग ब्रांड की तुलना में कम स्पष्ट है, लेकिन मूलभूत सिद्धांत ही ब्रांडिंग को एप्पल की मोनोपोली को प्रभावी ढंग से मजबूत करते हैं। उत्पाद के बजाय ब्रांड के साथ शुरुआत खतरनाक है। जब से मारिशा मेयर याहू की सीईओ बनी है 2012 के मध्य में, उन्होंने इसे एक बार फिर से इंटरनेट पर लोकप्रिय बनाया और इसे पुनर्जीवित करने के लिए काम किया है। एक ही ट्वीट में याहू ने मेयर की योजना का सारांश बता दिया। यूजर के बाद उत्पाद, उत्पाद के बाद ट्रैफिक और ट्रैफिक के बाद रेवेन्यू। याहू ने अपने लोगों को डिजाइन जागरूकता का प्रदर्शन किया। इसने टम्बलर जैसे हॉट स्टार्टअप शुरू करके युवा प्रासंगिकता व्यक्त की और इसने मेयर की अपने स्टार पावर के लिए मीडिया का ध्यान भी आकर्षित किया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कौन से उत्पाद वास्तव में याहू को याहू बनाते हैं। जब स्टीव जॉब एप्पल लौट आए तो उन्होंने एप्पल को काम करने के लिए एक अच्छी जगह नहीं बनाई। उन्होंने 10x सुधारों के मुट्ठी भर अवसरों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उत्पाद लाइनों को घटा दिया। अकेले ब्रांडिंग पर कोई भी प्रौद्योगिकी कंपनी नहीं बनाई जा सकती है। एक मोनोपोली का निर्माण ब्रांड, स्केल, नेटवर्क प्रभाव और टेक्नोलॉजी संयुक्त रूप से मोनोपोली को परिभाषित करती है, लेकिन इसके काम करने के लिए आपको अपने बाजार को ध्यान से चुनने और जानबूझकर इसके विस्तार की जरूरत है। छोटी मोनोपोली शुरू करो। शुरुआत में प्रत्येक स्टार्टअप छोटा होता है। प्रत्येक मोनोपोली बाजार के एक बड़े हिस्से पर हावी है, इसलिए प्रत्येक स्टार्टअप को बहुत छोटे बाजार से शुरू करना चाहिए। कारण सरल है, एक बड़े बाजार की तुलना में एक छोटे बाजार पर हावी होना आसान है। यदि आपको लगता है कि आपका प्रारंभिक बाजार बहुत बड़ा हो सकता है, तो यह लगभग निश्चित रूप से है। छोटे का मतलब महत्वहीन नहीं है। हमने इसका पेपाल में जल्दी प्रयोग किया था। हमारा पहला उत्पाद लोगों को पाम पेलोड के माध्यम से एक दूसरे को पैसे भेजने में मदद करता था। यह दिलचस्प तकनीक थी और कोई भी ऐसा नहीं कर रहा था। हालांकि दुनिया के लाखों पाम पेलोड उपयोगकर्ता किसी विशेष स्थान पर केंद्रित नहीं थे, उनके पास यह बहुत कम उपयोगी भी था और वे अपने उपकरणों का कभी कभी उपयोग करते थे। किसी को भी हमारे उत्पाद की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए हमारे पास कोई ग्राहक भी नहीं था। उस सबक के साथ हमने ईबे पर अपनी जगह तय की, जहां हमें हमारी पहली सफलता मिली। 1999 के अंत में ईबे के पास कुछ हजार हाई पावर सेलर थे और केवल 3 महीने के प्रयास के बाद हम उनमें से 25% की सेवा कर रहे थे। लाखों बिखरे हुए व्यक्तियों के ध्यान के लिए प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश करने के बजाय वास्तव में हमारे उत्पाद की आवश्यकता वाले कुछ हजार लोगों तक पहुंचना बहुत आसान था। स्टार्टअप के लिए एकदम सही लक्ष्य बाजार विशेष रूप से केंद्रित लोगों का एक छोटा समूह है और जिनको कोई भी प्रतिस्पर्धी सेवा प्रदान नहीं कर रहा होता है। कोई भी बड़ा बाजार खराब विकल्प है और प्रतिस्पर्धी कंपनियों द्वारा पहले से ही पेश किया जाने वाला एक बड़ा बाजार भी बदतर है। यही कारण है कि यहां हमेशा खतरे का झंडा बुलंद रहता है। जब उद्यमी $100 अरब के बाजार का 1% प्राप्त करने के बारे में बात करते हैं, व्यवहारिक रूप से एक बड़े बाजार में या तो एक अच्छे स्टार्टिंग पॉइंट की कमी होगी या फिर यह प्रतिस्पर्धा के लिए खुलेगा। इसलिए कभी भी 1% तक पहुंचना मुश्किल है और यहां तक कि यदि आप एक छोटे से लाभ को प्राप्त करने में सफल हो भी जाते हैं,
तो आपको केवल इसकी रोशनी से संतुष्ट होना होगा। गला काट प्रतियोगिता का मतलब है कि आपका मुनाफा शून्य है। स्केलिंग अप, आनुपातिक रूप से बढ़ें। एक बार जब आप अपना बाजार बनाते हैं और उस पर हावी हो जाते हैं तो आपको धीरे धीरे इसका थोड़ा व्यापक बाजारों में विस्तार करना चाहिए। अमेज़न बताता है कि यह कैसे किया जा सकता है। जेफ बेजोस की संस्थापक दृष्टि कभी ऑनलाइन खुदरा विक्रेताओं पर हावी थी, लेकिन उन्होंने जानबूझकर किताबों के साथ शुरुआत की। सूची में लाखों किताबें थी, लेकिन उनमें सभी का आकार लगभग समान था। वे शिप करने में आसान थी और कुछ सबसे दुर्लभ बेची जाने वाली किताबें कम से कम किसी भी खुदरा स्टोर में रखने से ज्यादा लाभदायक थी, जिसने और ग्राहकों को आकर्षित किया। अमेज़न एक किताबों की दुकान से दूर स्थित किसी के लिए या कुछ मंगाने के लिए प्रमुख समाधान बन गया। अमेज़न के पास दो विकल्प थे, पुस्तकों को पढ़ने वाले लोगों की संख्या का विस्तार करें या समान बाजारों में विस्तार करें। उन्होंने बाद वाले बाजार विकल्पों को चुना, सीडी, वीडियो और सॉफ्टवेयर। अमेज़न ने तब तक चीजों को जोड़ना धीरे धीरे जारी रखा जब तक कि वह दुनिया की सामान्य दुकान नहीं बन गया। इसके नाम ने खुद को कंपनी की स्केलिंग रणनीति को शानदार ढंग से एकीकृत कर दिया। अमेज़न ने अपने नाम के अनुरूप वर्षा वन की जैव विविधता की तरह ही दुनिया की हर किताब को सूचीबद्ध करने के अपने पहले लक्ष्य को पूरा किया और अब यह दुनिया की हर तरह की चीजों के लिए खड़ा है। ईबी ने भी छोटे बाजारों पर हावी होने से शुरुआत की। जब 1995 में उसने अपने नीलामी बाजार को लॉन्च किया, इसे पूरी दुनिया को एक बार में अपनाने की आवश्यकता नहीं थी। इसने बेनी बेबी जैसे तीव्र रुचि समूह के साथ अच्छा काम किया। एक बार जब इसकी बेनी बेबी व्यापार में मोनोपोली हो गई, तो ईबे सीधे खिलौनाकारों या औद्योगिक मार्केट्स को सूचीबद्ध करने के लिए इसमें कूद नहीं गया। यह छोटे छोटे शौकियों को पूरा करता रहा जब तक कि यह ऑनलाइन व्यापार करने वाले लोगों के लिए सबसे विश्वसनीय बाजार न बन गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आइटम क्या है। कभी कभी स्केलिंग अप के लिए छिपी बाधाएं भी होती है। हाल ही के वर्षों में ईबे ने सबक सीखा है। सभी बाजारों की तरह नीलामी बाजार खुद को प्राकृतिक मोनोपोली के लिए उधार देता है, क्योंकि खरीदार वहां जाते हैं जहां विक्रेता होते हैं, और इसके विपरीत भी सही है। लेकिन ईबे ने पाया कि नीलामी मॉडल सिक्के और टिकटों जैसे व्यक्तिगत रूप से विशिष्ट उत्पादों के लिए सबसे अच्छा काम करता है। यह कमोडिटी उत्पादों के लिए कम काम करता है। लोग पेंसिल या क्लेनेक्स पर बोली नहीं लगाना चाहते, इसलिए उन्हें अमेज़न से खरीदना अधिक सुविधाजनक है। ईबे के पास अभी भी एक मूल्यवान मोनोपोली है। बाजार सही ढंग से और धीरे धीरे विस्तार करने के लिए अनुमति देता है। सबसे सफल कंपनियां ज्यादा प्रगति करती है। पहले एक विशिष्ट जगह पर हावी होती हैं और फिर समानांतर बाजारों के लिए स्केल अप करती है। उनके संस्थापक कहानी का एक हिस्सा होते हैं। डोंट डिस्टर्ब सिलिकॉन वैली व्यवधान से भ्रमित हो गई है। मूल रूप से व्यवधान कला का एक शब्द है। यह वर्णन करने के लिए कि कैसे एक फर्म कम कीमत पर कम उत्पाद पेश करने के लिए नई तकनीक का उपयोग करती है, समय के साथ उत्पाद को बेहतर बना सकती है और अंततः पुरानी तकनीक का उपयोग कर मौजूदा कंपनियों द्वारा पेश प्रीमियम उत्पादों से टक्कर ले सकती है। यह लगभग तब हुआ जब पीसी के आगमन ने मेन फ्रेम कंप्यूटरों के लिए बाजार में बाधा डाली। पहले पीसी अप्रासंगिक लग रहे थे, फिर वे प्रभावी हो गए। आज मोबाइल डिवाइस पीसी के लिए यही काम कर रहे हैं। हालांकि व्यवधान ने हाल ही में नए रूप में प्रस्तुत किसी भी चीज के लिए एक बज़वर्ड में ट्रांसमो गिफ्ट हो गया है। यह प्रतीत होता है कि यह मामूली मायने रखता है, क्योंकि यह एक एंटरप्रेन्योर की आत्म समझ को स्वाभाविक रूप से प्रतिस्पर्धी तरीके से खराब करता है। इस अवधारणा को मौजूदा कंपनियों के लिए खतरों का वर्णन करने के लिए तैयार किया गया है। इसलिए स्टार्टअप व्यवधान का मतलब है कि वे खुद को पुरानी फर्मों की आंखों के माध्यम से देखते हैं।
यदि आप अपने आप को अनदेखी फोर्स से लड़ने वाला सोचते हैं तो अपने रास्ते में आने वाली अनावश्यक बाधाओं को पार करना आसान है। लेकिन यदि आप वास्तव में कुछ नया बनाना चाहते हैं तो सृजन का कार्य पुराने उद्योगों की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, जो शायद आपके द्वारा बनाए गए उत्पादों को पसंद न करे। दरअसल अगर आपकी कंपनी को पहले से ही मौजूदा फर्मों के विरोध का सामना करना पड़ता है तो यह पूरी तरह से नया नहीं हो सकता। शायद यह मोनोपोली बनने वाली भी नहीं है। व्यवधान भी ध्यान आकर्षित करता है। ऐसे शरारती लोग भी हैं जो परेशानी की तलाश करते हैं और फिर इसे पा लेते हैं। शरारती बच्चे प्रिंसिपल के ऑफिस में भेजे जाते हैं। शरारती कंपनियां अक्सर झगड़े चुनती हैं जिन्हें वे जीत भी नहीं सकती। नेपस्टर के बारे में सोचें, यह नाम ही परेशानी का मतलब था। नेपस्टर के तत्कालीन किशोर संस्थापक शॉन फेनिंग और शान पार्कर ने 1999 में शक्तिशाली संगीत रिकॉर्डिंग उद्योग को बाधित करने की धमकी दी। अगले वर्ष उन्होंने टाइम्स पत्रिका के कवर पर भी जगह पा ली। इसके 1.5 साल बाद उन्हें अदालत में दिवालिया घोषित कर दिया गया। पेपाल को विघटनकारी के रूप में देखा जा सकता था, लेकिन हमने किसी भी बड़े प्रतिद्वंदी को सीधे चुनौती देने की कोशिश नहीं की। यह सच है कि हमने इंटरनेट भुगतान के लिए वीजा के व्यवसाय को नुकसान पहुंचाया। आप अपने वीजा कार्ड के उपयोग के बजाय ऑनलाइन खरीदने के लिए पेपाल का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमने कुल भुगतान के लिए बाजार का विस्तार किया, इसलिए हमने वीजा को हमारे मुकाबले ज्यादा व्यवसाय दिया। यूएस रिकॉर्डिंग उद्योग के साथ नेपस्टर के नेगेटिव संघर्ष के विपरीत हमारा संघर्ष समग्र, गतिशील और शुद्ध सकारात्मक था। जैसे ही आप अपने समकक्ष बाजारों में विस्तार करने की योजना तैयार करते हैं तो बाधित न हो और न किसी को करें। यथासंभव प्रतिस्पर्धा से बचें। जो डटेगा वही कमाएगा। आपने शायद पहले लाभ के बारे में सुना होगा। यदि आप बाजार में पहली बार प्रवेश कर रहे हैं तो आप प्रतिस्पर्धा करने के लिए महत्वपूर्ण बाजार की हिस्सेदारी हासिल कर सकते हैं, लेकिन पहले चलना एक रणनीति है, लक्ष्य नहीं। वास्तव में भविष्य में नगद फ्लो पैदा करना क्या मायने रखता है? आखिरी प्रेरक बनना बेहतर है, अर्थात एक विशिष्ट बाजार में आखिरी महान विकास करने के लिए और वर्षों या यहां तक कि दर्शकों के मोनोपोली लाभ का आनंद लेना बेहतर होता है। ऐसा करने का तरीका एक महत्वाकांक्षी दीर्घकालीन दृष्टि की ओर एक छोटे से बाजार पर हावी होना और वहां से आगे बढ़ना है। कम से कम इसमें व्यवसाय शतरंज की तरह है। ग्रैंड मास्टर जोसे राउल ने इसे अच्छी तरह से कहा है, सफल होने के लिए आपको सब कुछ से पहले यानी एंड गेम अपने ऊपर होने वाले आखिरी हमले का अध्ययन करना होगा। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आइए चलते हैं अध्याय 6 की ओर। आपका दिन शुभ हो। अध्याय 6। आप एक लॉटरी टिकट नहीं है। HindiAudiobook.com। व्यवसाय में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या सफलता भाग्य या कौशल से आती है? सफल लोग क्या कहते हैं? सफल लोगों के बारे में लिखने वाले एक लेखक मैल्कम ग्लेडवेल ने आउटलायर्स में घोषणा की कि भाग्य और उसके फायदे सफलता का परिणाम है। वारेन बफेट ने खुद को भाग्यशाली क्लब के सदस्य और जेफ बेजोस अमेजन की सफलता को अविश्वसनीय ग्राहों के कारण और चुटकुला कहते हुए कहते हैं कि इसके लिए आधा भाग्य, आधा समय और बाकी दिमाग उत्तरदायी था। बिल गेट्स दावा करते हैं कि वह भाग्यशाली था, इसी कौशल के साथ पैदा हुआ था। शायद यह स्पष्ट नहीं है कि यह वास्तव में संभव है या नहीं। शायद ये लोग रणनीतिक रूप से विनम्र थे। हालांकि क्रमबद्ध एंटरप्रेन्योरशिप की घटना सफलता की व्याख्या करने की हमारी प्रवृत्ति पर सवाल उठाने लगती है। सैकड़ों लोगों ने कई $1 मिलियन के व्यवसाय शुरू किए।
लेकिन इनमें से कुछ ही मल्टी मिलियन डॉलर कंपनी बना पाई, जैसे स्टीव जॉब्स, जैक डोरेस और एलन मस्क आदि। अगर सफलता ज्यादातर भाग्य के कारण मिलती तो शायद इस प्रकार के उद्यमियों का अस्तित्व ही नहीं होता। जनवरी 2013 में ट्विटर और स्क्वायर के संस्थापक जैक डोरेस ने अपने 2 मिलियन फॉलोअर्स को ट्वीट किया, सफलता कभी अचानक नहीं मिलती। अधिकांश जवाब स्पष्ट रूप से नकारात्मक थे। द अटलांटिक में ट्विटर का संदर्भ देते हुए रिपोर्टर एलेक्सिस मैड्रिगल ने उनके ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा था कि बहुत से इंग्लिश पुरुषों ने कहा, सफलता कभी अचानक नहीं मिलती है। यह सच है कि पहले से ही सफल लोगों के पास नई चीजें करने के लिए समय, नेटवर्क, धन और अनुभव है, लेकिन शायद हमने उन्हें खारिज करने में बहुत जल्दी कर दी जो अपनी योजना के अनुसार सफल हुए हैं। क्या इस बहस को निष्पक्ष रूप से सुलझाने का कोई तरीका है? दुर्भाग्य से कोई तरीका नहीं है, क्योंकि कंपनियां एक्सपेरिमेंट नहीं है। उदाहरण के लिए हमें फेसबुक के बारे में साइंटिफिक उत्तर पाने के लिए 2004 में पीछे जाना होगा और दुनिया की 1000 कॉपी बनानी होगी और प्रत्येक कॉपी में फेसबुक को फिर से शुरू करना होगा ताकि यह देखा जाए कि यह कितनी बार सफल होगा। लेकिन यह प्रयोग असंभव है। प्रत्येक कंपनी अद्वितीय परिस्थितियों में शुरू होती है और हर कंपनी केवल एक बार शुरू होती है। जब सैंपल एक होता है तो आंकड़े काम नहीं करते। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ज्ञान के पुनर्जागरण के साथ किस्मत को महारत, प्रभुत्व और नियंत्रित करने वाली माना जाती थी। हर कोई इस बात पर सहमत था कि आपको वह करना चाहिए जो आप कर सकते हैं। उस पर ध्यान केंद्रित न करें जो आप नहीं कर सकते। राल्फ वाल्डो इमर्सन ने इस प्रकृति पर लिखा है, कमजोर इंसान भाग्य और परिस्थितियों में विश्वास करते हैं और मजबूत इंसान कारण और प्रभाव में विश्वास करते हैं। 1912 में उसके बाद दक्षिण ध्रुव तक पहुंचने वाले पहले खोजकर्ता रोल्ड अमुंडसेन ने लिखा, विजय उनका इंतजार कर रही है जिनके पास कुछ करने का हौसला है, जिसे लोग भाग्य कहते हैं। कोई भी कह सकता है कि दुर्भाग्य मौजूद नहीं था, लेकिन पहले की पीढ़ियों ने अपना भाग्य बनाने के लिए कड़ी मेहनत में विश्वास किया। अगर आपको लगता है कि आपका जीवन बस एक करिश्माई घटना से बदलने वाला है, तो इस पुस्तक को क्यों पढ़ा जाए? यदि आप लॉटरी जीतने वाले लोगों के बारे में कहानियां पढ़ रहे हैं, तो स्टार्टअप के बारे में सीखना बेकार है। कहानियां आपको बता सकती है कि उन्होंने अपने जादुई करतब कैसे किए, लेकिन यह नहीं बता सकती कि कैसे जीता जाए। जब हम इस तरह के ऐतिहासिक प्रश्नों पर बहस करते हैं, तो भाग्य को भूतकाल में दर्शाया जाता है। भविष्य के बारे में और भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या यह डिजाइन और चांस का मामला है? क्या आप अपना भविष्य नियंत्रित कर सकते हैं? आप भविष्य को स्थिर मानते हैं या अनिश्चित? यदि आप भविष्य को मानते हैं, तो इसे आप समझने और आकार देने के लिए पहले से ही काम पर लगे होंगे। लेकिन अगर आप भविष्य को अनिश्चित समझते हैं, तो आप इसे आकार देने की कोशिश करना छोड़ देंगे। भविष्य के अनिश्चित दृष्टिकोण बताते हैं कि आज हमारी दुनिया में सबसे अधिक निष्क्रिय क्या है। जब लोगों के पास ठोस योजनाओं की कमी होती है, तो वे विभिन्न विकल्पों के पोर्टफोलियो इकट्ठा करने के लिए औपचारिक नियमों का उपयोग करते हैं। यह आज के अमेरिकियों के व्यवहार का वर्णन करता है। मिडिल स्कूल में हमें अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियां करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। हाई स्कूल में महत्वाकांक्षी छात्र सब कुछ जानने के लिए और भी कठिन प्रतिस्पर्धा करते हैं। जब तक एक छात्र कॉलेज जाता है, तब तक वह एक दशक में पूरी तरह से अज्ञात भविष्य के लिए तैयार हो जाता है। आखिरकार विशेष रूप से कुछ भी नहीं बनता। इसके विपरीत एक दृढ़ संकल्पवान इंसान अनेक तरफ ध्यान भटकाने की बजाय एक लक्ष्य चुनता है। कुछ अलग करने के लिए
अथक काम करने की बजाय वह एक मोनोपोली बनाने का वास्तविक प्रयास करता है। युवा लोग आज ऐसा नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके चारों ओर हर कोई एक निश्चित दुनिया में विश्वास खो चुका है। इसलिए कोई भी केवल एक विषय में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए शिक्षा नहीं ले रहा है। वह तो बस विकल्पों को चमड़े की गेंद की तरह लपकता है और इसके बाद दूसरे विकल्प आने पर पहले को छोड़ उसे लपकने के चक्कर में रहता है। आप भविष्य के बेहतर या बदतर होने की कल्पना कर सकते हैं। आशावादी लोग भविष्य का स्वागत करते हैं और निराशावादी इससे डरते हैं। इन सभी संभावनाओं को देखने के बाद 4 प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं। पहला, अनिश्चित निराशावाद। प्रत्येक संस्कृति में और पूरे इतिहास में कुछ स्वर्ण युग और लगभग सभी लोगों की अवनति की व निराशावाद की कहानियां होती है। आज भी निराशावाद दुनिया के विशाल हिस्सों पर हावी है। गंभीर निराशावादी समय में भी एक उम्मीद की किरण हमेशा मौजूद रहती है, लेकिन हमें पता नहीं कि इसे कैसे पहचाना जाए। यह यूरोप के 1970 के दशक का वर्णन करता है, जब महाद्वीप अप्रत्यक्ष नौकरशाही का शिकार हो गया। आज पूरा यूरोजोन धीमी गति से संकट में जा रहा है और इसका कोई भी वारिस नहीं है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक सुधार के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। यूएस ट्रेजरी ने डॉलर पर ईश्वर में हमें विश्वास है प्रिंट किया है। ईसीबी यूरो पर किक द कैन डाउन द रोड भी प्रिंट कर सकता है। यूरोपियन लोग घटनाओं पर ऐसे प्रतिक्रिया करते हैं जैसे वे उम्मीद करते हैं कि चीजें और भी अधिक खराब होने जा रही हैं। अनिश्चित निराशावादी यह नहीं जान सकते कि अपरिहार्य गिरावट तेज होगी या धीमी, विनाशकारी होगी या क्रमिक होगी। जो भी कुछ कर सकता है वह बस इसके होने का इंतजार कर रहा है। इसलिए वह इस दौरान खा सकता है, पी सकता है और आनंद ले सकता है। असीम निराशावाद। निश्चित निराशावादी मानते हैं कि भविष्य और भी गहरा हो सकता है, लेकिन चूंकि यह अंधकार में होगा इसलिए उन्हें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। शायद आश्चर्य की बात यह है कि चीन आज दुनिया में सबसे निश्चित निराशावादी जगह है। जब अमेरिकी देखते हैं कि चीनी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि एक आत्मविश्वासी देश अपने भविष्य को संवारने में महारत हासिल कर रहा है। लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिकन अभी भी भविष्य को लेकर आशावादी है और यह मानते हैं कि चीन पर अपने आशावाद को थोप सकते हैं। चीन के दृष्टिकोण से आर्थिक विकास पर्याप्त तेजी से नहीं हो रहा है। हर किसी दूसरे देश को डर है कि चीन का व्यापार दुनिया भर में फैल रहा है। चीन एकमात्र ऐसा देश है जो डरता नहीं है। चीन का प्रारंभिक आधार बहुत कम है, इसलिए वह तेजी से बढ़ सकता है। चीन के बढ़ने का सबसे आसान कारण है कि वह वही काम करे जो पश्चिम पहले से ही कर चुका है, और यह वही है जो चीन कर रहा है। अधिक कारखानों और गगनचुंबी इमारतों के निर्माण के लिए और अधिक कोयला जलाना व वैसी ही निश्चित योजनाओं को लागू करना। लेकिन चीन की बढ़ती आबादी के कारण संसाधनों की कीमतों में बढ़ोतरी होना, जिससे अमीर देशों के जीवन स्तर की बराबरी करना चीन के लिए आसान नहीं है और चीनी इसे जानते हैं। यही कारण है कि चीनी नेतृत्व चीजों के बदतर होने को लेकर आतंकित है। प्रत्येक वरिष्ठ चीनी नेता ने अपने बचपन में अकाल का अनुभव किया है। इसलिए जब पोलित ब्यूरो भविष्य को देखता है, जिसमें आपदा से इनकार नहीं किया जा सकता, चीनी जनता भी जानती है कि बाहरी लोगों को चीन में लाने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है, लेकिन वे उन अमीर चीनी लोगों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं जो देश से बाहर अपना निवेश भेज रहे हैं। गरीब चीनी वे सब कुछ बचा सकते हैं जिसकी वे आशा करते हैं कि उनके लिए पर्याप्त होगा। चीन में हर वर्ग के लोग भविष्य के घातक परिणामों को लेकर गंभीर है। अनंत आशावाद। एक निश्चित आशावादी का भविष्य उज्जवल होगा यदि उसके पास
भविष्य की योजना है और वह इसे बेहतर बनाने के लिए काम करता है। 17वीं शताब्दी से